नमस्कार। लक्स क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की ऑनलाइन क्लास के बारे में बातचीत कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने आपके पहले अध्याय राजस्थान का इतिहास, एक परिचय से संबंधित एक क्लास ली थी और आज आपके राजस्थान अध्ययन के पहले पार्ट की दूसरी क्लास है। तो सबसे पहले आपको इसकी पहली क्लास को देखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब के ऊपर जाना है। ठीक है, अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे आप, तो यूट्यूब के ऊपर जाके आपको सर्च करना है लक्स क्लासेज बालोतरा। जैसे ही आप लक्स क्लासेज बालोतरा चेक करोगे, सर्च करोगे, तो लक्स क्लासेज बालोतरा का यूट्यूब चैनल आएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल आने के बाद में आपको इस तरीके का यूट्यूब चैनल दिखेगा और यहाँ पे प्ले लिस्ट करके आएगा। प्ले लिस्ट पे क्लिक करना है। प्ले लिस्ट पे क्लिक करके राजस्थान अध्ययन मतलब क्लास 10 राजस्थान अध्ययन इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ 1 बाई 1 वीडियो दे रखी होगी और ये देखो पार्ट 1, यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट 1। अब जैसे मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगा तो यहाँ आएगा पार्ट 2। तो आप अगर सीधे ही अभी ये दूसरी क्लास देख रहे हो तो आपको पहला ये पहली क्लास देखनी होगी, उसके बाद ये दूसरी क्लास देखिए। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो मोबाइल को कर लेना है लैंडस्केप यानी आडा, और क्वालिटी बढ़ा लेना और वॉइस भी बढ़ा लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मतलब अपन ने जो लास्ट क्लास थी वहाँ पे एंड अपन ने कहाँ किया था, इतिहास काल का विभाजन, यहाँ पे अपन ने इस चीज़ को एंड किया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं 1 बाई 1 चीज़ देखता हूँ, आप इसमें देखते रहना। पहले इसमें पढ़ेंगे फिर उसमें सॉरी देखेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, तो इतिहास काल का विभाजन यहाँ से अपने को पढ़ना था। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। प्राक युग, दूसरा है आद्य युग, दूसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग ऐतिहासिक काल के उस युग या उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। और ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त करते हैं। प्राक युग, ये युग सुस्पष्ट और आरंभ से हड़प्पा तक का है। उसके बाद में आगे युग, ये जो है हड़प्पा से 600 काल तक का है। और उसके बाद में ऐतिहासिक युग की बात करें तो ये युग 600 से लेकर के वर्तमान तक का है। अब आ जाओ नोट्स के अंदर। चलिए वापस यहाँ से देखते हैं, बढ़िया आसानी से आराम से। देखो अपन बात कर रहे हैं कि ये जो अपना इतिहास है ना, पहले ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, अब मैं वापस इनको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, आराम से आप अगर नहीं देखा तो वापस वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अपन चीज़ें देखेंगे इतिहास काल का विभाजन। तो ये जो इतिहास है ना, इस इतिहास को मतलब पूरे इतिहास को अगर अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो इसको 3 भागों में बांटते हैं कि मोटे तौर पर ये मनुष्य का जो इतिहास है, इस मनुष्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा जाता है, तो देखो पहला जो है वो प्राक युग, दूसरा जो है वो आद्य युग और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक युग। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इधर देखो क्या बता रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई वो जो मानव है, इस मानव का जो इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई मनुष्य का जो इतिहास है इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं, क्या लिखूं कि मानव के इतिहास काल को 3 भागों में बांटा जाता है। क्योंकि चीजें लिखने से बहुत अत्यधिक तरीके से अपने माइंड में सेट हो जाती है कि मानव का जो इतिहास है इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग कौन सा है, सबसे पहला भाग जो है वो प्राक युग है। कैसा युग, प्राक युग। अब आगे मैं इसको समझाऊंगा कि प्राक युग क्या होता है। तो सबसे पहला भाग है वो प्राक युग, उसके बाद में दूसरा जो है वो आद्य युग, आद्य युग।
और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक, बढ़िया शानदार, आपको भी कॉपी लेके बैठना है और इन चीजों को लिखना है। मानव के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। मामला सेट है यहाँ तक? ओके। तो चलो वापस इधर दोबारा मामला सेट करते हैं। तो इन 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन इस प्राक युग की, तो प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। और प्राक युग युग सृष्टि के आरंभ से लेकर के सभ्यता, यानी कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता तक का था। अब इसको छोड़ो और इधर आ जाओ। इधर क्या मामला सेट करना है? इधर मामला ये सेट करना है कि गुरुजी ये था कहां से? तो जो प्राक युग था, ये जो प्रारंभिक मानव का युग जो था, मतलब ऐसा ऐतिहासिक काल जिसकी कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या क्या नहीं है? लिखित प्रमाण नहीं है। ऐसा काल जिसके किसी प्रकार के लिखित प्रमाण नहीं है। इसका मतलब क्या है? मानव सब अनपढ़ थे। मानव क्या थे? अनपढ़ थे। उनको किसी प्रकार की भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, यानी सब लोग भाषा से अपरिचित, भाषा से अपरिचित, भाषा से अपरिचित थे। यानी उसको, मतलब वो उस समय के जो लोग थे उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, यानी लेखन कला का ज्ञान नहीं था। और ये युग कब प्रारंभ होता है? तो ये जब सृष्टि बनी है, इस सृष्टि से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक। आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो इसका जो टाइमिंग है कि भाई ये जो प्राक युग है ये कब से कब तक रहा है, तो ये है कि भाई ये अपनी जब से सृष्टि बनी है, समय की बात करें तो सृष्टि निर्माण, सृष्टि निर्माण कौन सी चीज? सृष्टि निर्माण से हड़प्पा सभ्यता तक, हड़प्पा सभ्यता तक अगर बात करें तो कौन सा युग था? प्राक युग। और इसमें बात करें तो किन को शामिल करेंगे? आदि मानव। आदि मानव कौन से आदि मानव? प्रारंभिक आदि मानव। प्रारंभिक, प्रारंभिक आदि मानव, वो हुलू लुला हलाला वाले नहीं, हुलू लुलू हा हा, वो जो थे उनके अंदर भाषा का नॉलेज था। ठीक है ना? उससे पहले जो आदि मानव थे, उससे पहले की जो आदि मानव की जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी आएगी आपके प्राक युग। मैं वापस समझाऊं आपको कि मानव काल, यानी मानव के इतिहास काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है वो है प्राक युग, दूसरा आद्य युग, तीसरा ऐतिहासिक युग। अपन ने अभी यहाँ प्राक युग की बातचीत की। प्राक युग ऐसा युग है जिसके अंदर लिखित प्रमाण नहीं मिलते। यहाँ के लोग भाषा से अपरिचित थे, यानी अनपढ़ थे। समय की बात करें तो जब से ये अपनी पृथ्वी या ये सृष्टि बनी है, इसकी सृष्टि के निर्माण से लेकर के हड़प्पा कालीन जो सभ्यता, वहां तक अपने को इसका समय पता है। और इसमें अगर बात करें तो प्रारंभिक रूप से जो आदि मानव है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे। ये गुरुजी मामला सेट है? तो आप कहोगे गुरुजी यहां तक अपने मामला सेट है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में आता है आद्य युग। क्या चीज आती है? आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उनको ना तो अभी तक पढ़ना संभव हुआ है या फिर अगर अस्पष्ट है। और आद्य युग की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। ठीक है, यहां तक मामला सेट। उधर जाके मामला सेट करते हैं कि गुरुजी ढंग से मामला सेट नहीं हुआ, तो इसको मैं थोड़ा मामला सेट करने के लिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि मामला आपके अच्छे से सेट हो जाए। देखो, अपन किसकी बात कर रहे हैं? आद्य युग की बात कर रहे हैं। तो आद्य युग की बात करेंगे तो आद्य युग का मतलब है कि ऐसा युग जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य क्या है? लिखित प्रमाण मौजूद है, यानी अपने पास इस काल के लिखित प्रमाण अपने पास है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन अस्पष्ट है और पढ़ने योग्य नहीं है। पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है। इधर एक चित्र बताऊं मैं आपको, ये इधर ये चित्र दिख रहा है? ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये है आद्य युग का। कौन से युग का चित्र है? आद्य युग का।
अब इसमें ये इस तरीके के लिखित यानी लिपि उपलब्ध है, ये एक प्रकार की लिपि है। यानी यहाँ आद्य युग के अंदर अपने को लिपि तो मिल गई, लेकिन इस लिपि का मतलब क्या? अब ये इस तरीके से यू बना हुआ है, ये 8 जैसा है, ये कोई तीर जैसा है, ये कोई प्रपोज करने वाला सिस्टम है, तो ये इस तरीके के कुछ बने हुए हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है, यानी इसको अपन स्पष्ट तरीके से पढ़ नहीं सकते और इनका किसी प्रकार से अर्थ नहीं निकाल सकते। समझ में आया? यानी ये चीजें क्या है, इनका क्या मतलब हो सकता है, इनका अर्थ क्या हो सकता है। अब मतलब ये हुआ है कि भाई अपने पास लिखित चीजें तो है, प्रमाण तो है, लेकिन इनका अर्थ क्या निकाले। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन इसका कोई स्पष्ट तरीके से कोई अर्थ नहीं मिला। तो ध्यान रखना, आद्य युग उसे कहा जाता है यानी जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन उनको अपन अब तक पढ़ नहीं सके। और अगर इसके समय की बात करें, इसकी बात करें, इसके समय की बात करें, तो समय कहाँ से कहाँ तक है? हड़प्पा से लेकर के, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपके आद्य युग का समय है। गुरु जी, यहाँ तक मामला सेट है? तो आप कहोगे बिल्कुल मामला सेट है। आगे देखें, ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग उस काल को कहा जाता है या उस इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में सुस्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। और इसकी टाइम की बात करें तो ये ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान समय तक का माना जाता है। इधर आओ, मामला इसको भी सेट कर दें। अब इधर बात करेंगे ऐतिहासिक युग की। तो ऐतिहासिक जो युग है उसकी जो समय सारणी है, तो देखो ऐतिहासिक युग किसे कहेंगे, यानी इसके लिखित साक्ष्य है, लिखित प्रमाण हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं, और उन्हें पढ़ सकते हैं। और अगर इसके समय की बात करें ऐतिहासिक युग की, तो समय कहाँ से है? 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। अब आपने कई तरीके की पांडुलिपियां, ये इस तरीके से ताम्रपत्र इतिहास में पढ़े होंगे। वो जो सारी चीजें हैं वो इस काल की है। जैसे देखो, ये लिपि आ गई, ये आ गया, ये मंदिर आ गए, ये इस तरीके से कोई शिलालेख आ गया, या फिर ग्रंथ आ गए, ये आपके पांडुलिपि आ गए, या फिर सिक्के आ गए। इनके ऊपर जिस तरीके से या इन मुद्राओं के ऊपर जो चीजें लिखी हुई है उनको अपन पढ़ सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, आसानी से, आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस तरीके के जो प्रमाण मिलते हैं वो कौन से प्रमाण हैं? वो है ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक युग के प्रमाण। तो तीनों युगों की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई? तो आपको गुरु जी बिल्कुल समझ में आ गई। तो इन तीनों युगों की जानकारी लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए ऐतिहासिक काल का विभाजन, ठीक है, फिर उसके 3 भागों में बांटा जाता है, फिर ये तीनों चीजें लिख लीजिए आराम से, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को, अगर ज्यादा चल रहा है तो जल्दी चल रहा है तो आप इसको बीच में रोक लेना और आराम से लिख लेना, ठीक है। ओके, लिख लिया होगा आपने। चलो, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना, ऐसा नहीं कोई आवाज बीच में गायब हो रही हो? हाँ ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं ऐतिहासिक राजस्थान, प्राक युग में राजस्थान। अब ऐतिहासिक जो युग है इसके अंदर सबसे पहला जो प्राक युग है, ठीक है ना, प्राचीन युग, इसके अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, यानी प्राचीन युग के अंदर राजस्थान में कौन कौन सी चीजें मिली है, यानी उस ऐतिहासिक काल के अंदर। तो देखो, पहले इसमें पढ़ लेते हैं किताब के अंदर। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यद्यपि राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग आज मरुस्थल है, लेकिन किंतु मतलब विद्वानों की मान्यता है कि यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में एक समुद्र विद्यमान था, ठीक है। और सरस्वती तथा दृष्टद्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी एक मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के
उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। चलो अपन अपनी भाषा में समझते हैं। देखो, प्रागे ऐतिहासिक काल में जो एक काल आता है प्राक युग यानी प्राचीन जो काल है, उसके अंदर राजस्थान में क्या क्या स्थिति थी। तो देखो, मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ है। देखो, आज दिन तक जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है या फिर प्राचीन अगर मानव सभ्यताएं देखें तो उनका उद्भव है वो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके आसपास विकसित हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए पानी जो है वो बहुत जरूरी है, और जहां उनको प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है उसको कहते हैं जल विद्यमान की स्थिति। तो राजस्थान में भी इसी प्रकार कोई नदी नाले थे या जहाँ पे नदियां स्थित थी वहां पे सभ्यताएं बनी। आगे देखो, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप में उत्पन्न होने वाले कंद मूल, यानी नदी होगी तो आसपास में जंगल होगा, उनसे फल फूल प्राप्त हो जाएंगे, और सघन वन होंगे तो वहाँ जीव जंतु भी रहेंगे, तो उनसे क्या होगा, मांस मछली पशु पक्षी आदि आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, ताकि वहाँ जो सभ्यता विकसित होगी वो अपना भोजन है वो आसानी से कर सके। उसके बाद में देखो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि ये जो वर्तमान में मरुस्थलीय क्षेत्र है, पहले ये मरुस्थलीय भूमि नहीं थी। यानी आज जो अपने राजस्थान के अंदर मरुस्थल है, वैसी स्थिति हमेशा के लिए नहीं थी। पहले क्या हुआ था, हमारे राजस्थान के अंदर एक समुद्र विद्यमान था। समुद्र विद्यमान का मतलब है कि हमारे यहाँ पे समुद्र था, पानी बहुत अथाह सागर भंडार था, और उस समुद्र का नाम था टैथिस सागर। क्या नाम था? टैथिस सागर नाम था। और उस टैथिस सागर के अंदर आकर के 2 नदियां गिरती थी, सॉरी 1 नदी गिरती थी जिसका नाम था सरस्वती, और सरस्वती का ही दूसरा नाम है द्रुष्टवती। क्या नाम है? दृष्टवती। ठीक है ना, सरस्वती का ही दूसरा नाम है दृष्टवती। नदियां जो है वो समुद्र में आकर के गिरती थी, और इन नदियों के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई उनको अपन कहते हैं राजस्थान में प्राक युगीन सभ्यताएं, यानी सबसे पहले, यानी प्राचीन से प्राचीन जो सभ्यताएं विकसित हुई थी वो। देखो, ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान के मतलब होने के कारण राजस्थान में मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ, और उस समय जो इन नदियों के आसपास जो सभ्यताएं बनी उनको कहते हैं पाषाणकालीन सभ्यता। अब आपके दिमाग में नया प्रश्न आ गया कि सर ये पाषाणकालीन क्या है? यानी ऐसी सभ्यताएं जो पत्थर का उपयोग करती हो, यानी अपने जीवन में उनके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो पत्थर है। देखो, मैं अगर वर्तमान समय की बात करूं कि वर्तमान समय में जो उद्योग है इनका आधार कौन है? लोहा। यानी आज हम हर जो चीज देखते हैं वो लोहे से बनी हुई है। तो आज के समय में जो सभ्यताएं हैं वो लोह युगीन सभ्यताएं हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा था जिस जमाने के अंदर इन पत्थरों की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, क्योंकि पत्थर ही उनके औजार के लिए उपयोग किए जाते थे, पत्थर ही उनके आग जलाने के लिए उपयोग किए जाते थे, पत्थर ही उनके गाड़ी जो होती थी उनका पहिया बनाने के लिए उपयोग होता था। तो उस जमाने को पाषाण काल कहा जाता है, यानी ऐसा समय जिसके अंदर पत्थर की उपयोगिता ज्यादा थी उसको कहते हैं पाषाण काल। और इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। समझ में आया? अब इन चीजों को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। इधर देखो, ये जो आपको दिख रही है, दिख नहीं रही है, दिखानी पड़ेगी। ये देखी? ठीक है, ये है आपकी सरस्वती नदी। समझ में आया? इस सरस्वती नदी के किनारे ये टीबे टीबे दिख रहे हैं ना, ये सारी की सारी है सभ्यताएं। जैसे अगर बात करें तो ये देखो आपकी कालीबंगा दिख रही है, ये कालीबंगा जो है अपने राजस्थान की सभ्यता है। ठीक है, ये वैदिक सरस्वती नदी है। यहाँ पे ये देखो टिप टिपे दिख रहे हैं, ये सारी के सारे सभ्यताएं विकसित हुई है इसके किनारे। ठीक है ना? तो ये जो नदी है अपने राजस्थान से होकर भी निकलती है, हनुमानगढ़ बीकानेर इस इलाके से निकलती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है ना? फिर देखो गुजरात में आती है तो गुजरात में धौलावीरा है, पाकिस्तान में चंदुदड़ो है, ठीक है, कालीबंगा, ये बनावली। तो ये सभ्यताएं इनके किनारे विकसित हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी सभ्यताएं जो है वो इसके किनारे विकसित हुई है। मैं आपको ये बता रहा था कि राजस्थान में जो जो प्राक युग है, आपको इस युग को समझना है। भाई अपन ने ये पढ़ा था कि 3 भागों में बांटा जाता है: प्राक युग कालीन
राजस्थान। प्राक युगकालीन राजस्थान। तो प्राक युगकालीन अगर राजस्थान की बात करें तो इस समय राजस्थान को जो है वो तीन भागों में बांटा। प्राक युगकालीन जो राजस्थान की स्थिति थी इसको कहा जाता है पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल कहा जाता है। हेलो। हाँ जी, लक्ष्मण चौधरी बोल रहा हूँ। हैं? हाँ बोल। हम्म। राखड़ा यूं? अच्छा, क्यों? सरस्वती नदी। इस नदी को लेकर राजस्थान में कई सारी सभ्यताएं बनती है, ठीक है ना। और इस नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित होती है उसको बोलते हैं पाषाण पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता, ठीक है। और पाषाण कालीन सभ्यता थी उसको अपन बांटते हैं तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। तो पहला भाग पूर्व पाषाण काल, पूर्व पा पूर्व पाषाण। दूसरा भाग मध्य पाषाण। तीसरा भाग अ, उत्तर पाषाण। ठीक है, ये तीन है। तो इन तीनों को आप इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण। क्या थी? पूर्व पाषाण। राजस्थान में मानव का उदय, और इसके लिए मैंने राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्र में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट के पत्थर के अनेक उपकरण से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी, यानी राजस्थान की अन्य संस्कृति थी। सबसे पहले बात करें 1870 में सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज की। कुछ समय पश्चात
स्टेनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यताओं और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, ठीक है, सराहनीय योगदान दिया। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली टोंक आदि क्षेत्रों के प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी ऑलिसन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रचार का क्षेत्र था। ठीक है, अब इधर देखो। अब राजस्थान के अंदर पूर्व पाषाण काल की बात करें तो राजस्थान में भाई संस्कृति यानी सबसे पहले मानव कब उत्पन्न हुआ या कब, इसके निश्चित साक्ष्य तो अपने को प्रमाण में है नहीं, लेकिन सबसे पहले उत्खननों में बात करें तो विशेष रूप से एक अपने को पत्थर मिला है, क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि यहाँ राजस्थान में अगर मनुष्य या मानव संस्कृति की बात करें तो वो लगभग आज से 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मनुष्य के होने के प्रमाण अपने को मिलते हैं। यानी सर्वप्रथम किस पत्थर के आधार पर? क्वार्टजाइट पत्थर। कौन सा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर। ये मैंने फोटो डाला है यहाँ पे। ये जो भाटा है, कौन सा भाटा? ये वाला जो है इसका नाम है क्वार्टजाइट पत्थर। क्या नाम है? क के अंदर वह है, क्वार्टजाइट। कैसा पत्थर? क्वार्टजाइट पत्थर। ठीक है, इस पत्थर के आधार पर अगर बात करें तो राजस्थान में मनुष्य होने के प्रमाण कहां तक है? 2 से 1.5 लाख, 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव संस्कृति के प्रमाण, मानव संस्कृति के प्रमाण थे। ठीक है, उसके बाद में बात करें, एक व्यक्ति आता है 1870 में, C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, ये जो क्षेत्र है जयपुर के पास में इंद्रगढ़, कौन है? C.A. हैकेट सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज करते हैं। इधर आओ। पहले क्या होता था कि आदि मानव पत्थर के औजार यूज लेते थे किसी भी चीज को ऐसे मतलब छीलने के लिए या फिर उसको काटने के लिए। तो इस तरीके के जो उपयोग में लिए जाते थे उनको कहते हैं हस्त कुठार। जैसे ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हस्त कुठार। हस्त कुठार इंग्लिश में बोलते हैं हैंड डेस्क, SAND, डी, हैंड, हैंड एक्स, AXE, हैंड एक्स। क्या बोलते हैं? हैंड एक्स, यानी हस्त कुठार। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले ये कब मिलते हैं? ये मिलते हैं 1870 ईस्वी। व्यक्ति का नाम याद रखना, क्या नाम? C.A. हैकेट, C.A. हैकेट। और C.A. हैकेट को कहां से मिलते हैं? जयपुर और इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ से क्या मिलते हैं? इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण काल के पत्थर मिले। ठीक है, पूर्व पाषाण काल के पत्थर मिले राजस्थान में। किसको मिले? C.A. हैकेट को मिले। कहां से मिले? जयपुर और इंद्रगढ़ से मिले। कब मिले? 1870 में मिले। और इनको जो पत्थर प्राप्त हुए हैं, इन पत्थर को क्या कहा जाता है? हस्त मिले, जिनको जिनको हस्त कुठार कहा जाता
जिनको क्या कहा जाता है, हस्त कुठार कहा जाता है। यानी ऐसे पत्थर मिले जो हाथ के माध्यम से चलाए जाते थे। जैसे देखो ये, अब इनको पता नहीं, वो किसी को छीलने के लिए काम में लेते, जैसे ये आगे तीखा हिस्सा है, ये भी तीखा हिस्सा है, ये भी तीखा हिस्सा है, ये भी यहाँ से तीखा है, यहाँ तीखा है। इस तरीके के जो पत्थर मिले उनको बोलते हैं पूर्व पाषाणकालीन पत्थर, जिनको हस्त कुठार कहते हैं। तो आपके प्रश्न स्पेशली ऐसे बन सकता है कि हस्त कुठार क्या है, यानी राजस्थान के अंदर या जो प्राचीनतम पूर्व पाषाण काल है उसके जो मतलब हाथ से उपयोग लेने वाले जो पत्थर है उनको कहते हैं हस्त कुठार। ठीक है। और राजस्थान में इस तरीके के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं जयपुर और इंद्रगढ़ से। किसको मिले हैं, सी ए हैकेट को मिले हैं और 1870 ईस्वी के अंदर मिले हैं। मामला सेट है गुरुजी, मामला सेट है। आगे देखो, कुछ समय पश्चात स्टेनकार ने झालावाड़ से इसी युग के उपकरण खोजे। ठीक है ना, झालावाड़ से भी अपने पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की भी काफी योगदान रहा, दिल्ली का भी योगदान रहा, डेक्कन कॉलेज जो पूना है कि वीरेंद्र नाथ जो मिश्र है वो भी सॉरी इस मामले में आगे। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर सी अग्रवाल है वो भी आ गया है, हरिचंद्र मिश्रा है वो भी आ गया है। राजस्थान के पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में इन लोगों का सराहनीय योगदान रहा। और अनेक प्रयत्नों से राजस्थान के अंदर, ध्यान रखना, पूर्व पाषाणकालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि जो क्षेत्र है यहाँ से अपने को पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और पूर्व पाषाणकालीन नदियों की बात करें तो चंबल, बनास, इनकी सहायक नदियों से अपने को इस काल के उपकरण मिलते हैं। और जालोर के अंदर से भी इसी प्रकार के उपकरण खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है बी ऑलिसन को। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख लेना, मैं वीडियो थोड़ा रोक लेता हूँ आपके लिए, यहाँ तक लिखना है। ओके, यहाँ तक लिख लिया। इसके बाद में इधर थोड़ा सा समझ लो। देखो, वो तो चीज़ आपको समझ में आ गई कि यानी सबसे पहले कहाँ से किस प्रकार के उपकरण मिले। और उसके बाद में आपको थोड़ी चीज़ ये समझनी है कि राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन क्षेत्र, यहाँ अगर मैं एक बिंदु बनाऊं, राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन क्षेत्र, पूर्व पाषाणकालीन क्षेत्र यानी कौन कौन से जिले हैं जो पूर्व पाषाण काल के हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है अजमेर, अलवर, एक नंबर अजमेर, दो नंबर अलवर, ध्यान रखना है इनको, ठीक है ना। तीन नंबर अलवर के बाद में भाई याद रखना है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। चार नंबर भीलवाड़ा। पांच नंबर की बात करें तो भीलवाड़ा के बाद में आपके जयपुर, छह नंबर झालावाड़। ठीक है, छह नंबर झालावाड़, सात नंबर जालोर जोधपुर, जालोर जोधपुर। ठीक है, नौ नंबर आपके आएगा पाली टोंक, पाली। और 10 नंबर पे टोंक। ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान के अंदर पूर्व पाषाण कालीन क्षेत्र है, यानी यहाँ से किसी न किसी प्रकार के ऐसे उपकरण मिले हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। उसके बाद में अगर मैं दूसरा टॉपिक यहाँ बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन नदियां। तो राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियां, चंबल और बनास। क्या नाम है, चंबल, 2 नंबर पे बनास। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ओके, और यहां तक अपन ने पढ़ा था। आगे आता है मध्य पाषाण काल। मानव काल के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान में कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल से शुरू होती है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़गढ़ की बेडस नदी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और इस प्रकार के जो उपकरण मिले उनमें छोटे हल्के कुठार, मतलब हल्के कुशल से निर्मित ये उपकरण जेस्पर, एगेट, तट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिसमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेंसनेट, ट्रेपेज, स्टेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को
माइक्रोलिथ लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, और मैक्रोलिथ जो है वो उनको कहेंगे। ठीक है ना, जो आपके प्रारंभिक युग के अंदर मिले हैं या फिर पूर्व पाषाण काल के अंदर मिले हैं। ठीक है, उपकरणों को कहा गया है। ठीक है, यहां तक चीजें देखी। अब आ जाओ इधर। अब अपन बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल के अंदर देखो कि जो मनुष्य है इसके क्रमिक विकास की बात करें, यानी सही तरीके से मनुष्य कब रहना शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल में रहना शुरू हुआ। ठीक है ना, आगे देखो राजस्थान के अंदर लूणी नदी जो है उसकी सहायक नदी, यानी लूणी जो है उसकी सहायक नदी के पास में अपने को मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि ऊपर अपन ने देखा चंबल बनास जो नदियां हैं वो पूर्व पाषाण काल की है, और जो राजस्थान की जो लूणी नदी है जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, उस नदी के आसपास जो अपने को क्षेत्र मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। उसके बाद में बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर जो बेड़स नदी है वो भी आपकी मध्य पाषाण काल की है। विराटनगर की बात करें तो यहाँ से भी अपने को मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं, और इस प्रकार के जो उपकरण यहाँ पे मिले हैं वो हल्के और छोटे और कुशलता निर्मित है। ठीक है, इस प्रकार के उपकरणों में बात करें तो ये ब्लेड, ग्रेवर, ट्राइंगल, कैंसनेट, स्टेपर, ये इस प्रकार के उपकरण थे, और ये जो उपकरण थे इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है ना, इस प्रकार के उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ओके, तो यहां से थोड़ा बहुत समझ लो। ये जो है ना, ये जैस्पर है, ये आपको दिख रहा है जैस्पर। जैस्पर का मतलब होता है ऐसे पत्थर जो मतलब इस तरीके से उपयोग में लिए जाते थे, जिसमें क्या होता था मतलब ये आभूषण बनाने के लिए काम में लिए जाते थे, आभूषण के लिए काम में लिए जाते थे। ठीक है ना, तो इस चीज को वापस समझो। अपन ने ऊपर पूर्व पाषाण काल की बात की, अब अपन बात करेंगे मध्य पाषाण काल। किसकी बात करेंगे, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल के अंदर अगर नदियों की बात करें, नदियां, तो एक नदी आपकी कौन सी आ जाएगी, लूणी, और दूसरी आ जाएगी आपकी बेड़च, और तीसरा आपके अगर क्षेत्र की बात करें तो विराटनगर से अपने को क्या मिलते हैं, मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो कैसे थे, छोटे, हल्के और कुशल पूर्वक। उपकरण की बात करें, छोटे थे, हल्के थे और कुशलता पूर्वक उन्हें बनाया गया था। तब यानी बहुत दिमाग लगा के उनको बनाया गया था, कुशलता पूर्वक निर्माण किया गया था, निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना, बढ़िया डिजाइन वाले उपकरण की बात करें जैसे कि ये दिख रहे हैं, तो ये कहाँ से कौन से काल में मिलते हैं, मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और इस काल के अंदर जो उपकरण मिले हैं उनको अपन कहते हैं माइक्रोलिथ। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। तो ध्यान रखना, माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, यानी मध्य पाषाण काल के अंदर जो बढ़िया उपकरण मिलते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं लघु पाषाण काल के उपकरण। ठीक है, यहां तक चीजें अपन ने देख ली। ठीक है, आगे अपन देखेंगे उत्तर नवपाषाण काल, और बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार इन चीज़ों को आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे लाके होल्ड कर दिया। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने हैं तो बढ़िया कमेंट करके बताना कि सर जी हमारे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।